क्या सच में ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप है? ये इंडिया में नॉर्थ साउथ का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों लोग नॉर्थ और साउथ इंडिया को कंपैरिजन करते हैं? जाहिर सी बात है आपके मन में भी ये सवाल आते होंगे। देखिए, पहले तो यहाँ कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है जो दिखाए कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया और यहाँ से साउथ इंडिया है। लेकिन फिर भी लोग अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग तरीके और वजह से नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो सारे ही इंडियन स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी बात जब डेवलपमेंट और कल्चर इत्यादि की आती है तो कोई भी ये डिफरेंस नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच नोटिस कर सकता है। जनरली नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल भी आते हैं। और साउथ इंडियन स्टेट्स में केरल, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अब साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी जोड़ सकते हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को कैसे पीछे छोड़ देते हैं हर मामले में, चाहे वो बात जीडीपी की हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो या फिर चाहे वो लिटरेसी रेटिंग क्यों ना हो, और इसके वजह क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है हमारे चैनल इंफ्रा इनोवेटर्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और अंत में वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी राज्य के जीडीपी, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी इत्यादि से रिलेटेड एक डाटा शेयर किया था, जिसके हिसाब से साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जीडीपी के हिसाब से इंडिया के टॉप स्टेट्स में आते हैं और 30% जीडीपी शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के सारे ही स्टेट्स बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल होता यह है कि नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और गुजरात उत्तर भारत के 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात मिलाकर इंडिया के जीडीपी का 16% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश 4.5%, राजस्थान 5.1% और हरियाणा और दिल्ली भी मिलाकर 8.3% का जीडीपी ग्रोथ दर्शाते हैं। वहीं बिहार जैसा राज्य, जो इंडिया का सबसे लो जीडीपी वाला राज्य है, जिसका जीडीपी पूरे भारत का मात्र 3.1% है। बात जब लिटरेसी की आती है तो यहाँ भी साउथ इंडियन स्टेट्स काफी आगे नजर आते हैं। केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिलाकर 6वें नंबर पे आता है। नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली सबसे साक्षर राज्य है, जहाँ 86.2 लिटरेसी रेट है, और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश चौथे और 5वें नंबर पे आते हैं। हालांकि दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ इंडिया के जनसंख्या के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे राज्य हैं, इसलिए नॉर्थ के पूरे लिटरेसी रेट को ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते। इसके साथ ही उत्तर भारत का बिहार, जो पॉपुलेशन के हिसाब से देश का तीसरा बड़ा राज्य है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जहां मात्र 61.8% ही लिटरेसी रेट है। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान भारत में जनसंख्या के आधार पर पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत का ओवरऑल साक्षरता काफी कम देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज को भी साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी महत्व दिया जाता है। खासकर नॉर्थ इंडिया से भी लोग साउथ इंडिया में जॉब करने जाते हैं, जिन्हें आपस में बातचीत के लिए भी हिंदी के बजाय इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अंग्रेजी भाषा को कोई खास तरजीह नहीं दी जाती है। यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य में इंग्लिश से लोग दूर भागते हैं। साथ ही स्कूलों में पढ़ाते हुए शिक्षकों की भी कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें उन्हें बच्चों को भी क्लास में गलत पढ़ाते हुए दिखाया गया है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लिश भाषा जो पूरे विश्व में बोली और पढ़ी जाती है, और आज के समय में जिस भाषा को जाने बिना कोई भी स्टूडेंट्स अपने भविष्य की कामना नहीं कर सकता, कहीं जॉब नहीं पा सकता, उस भाषा को नजरअंदाज करना कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है किसी भी राज्य के विकास के लिए। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो साउथ इंडिया को आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता रहा है, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे वर्ल्ड फेमस आईटी हब सिटीज हैं, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ट्रेडिशनली खेती पर निर्भर रहे हैं, जहां लोगों का सारा कारोबार खेती आधारित हुआ करता था। हालांकि अब इस पैटर्न में चेंज आ रहा है। उत्तर भारत में भी अब सरकारें इंडस्ट्रीज और सर्विसेज पर जोर दे रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूपी और गुजरात है, जो अब देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं। लेकिन अभी भी राजस्थान और बिहार जैसे राज्य, जो जनसंख्या के आधार पर दूसरा और तीसरा राज्य है, अपने राज्य के विकास को लेकर ज्यादा बदलाव नहीं करना चाह रहे, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। राज्यों में होने वाले करप्शन भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी राज्य और देश के डेवलपमेंट में।
करप्शन होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में आए दिन अलग अलग घोटालों की खबर आम हुआ करती थी, जिनमें शिक्षक भर्ती घोटाला सबसे कॉमन हुआ करता था। साथ ही अभी भी उत्तर भारत के कई राज्यों में परीक्षा के समय पेपर लीक और चोरी की घटना काफी देखने को मिलती है, जो सरकारों के शिक्षा और विकास के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। जबकि दक्षिण भारत में ऐसी खबर बहुत ही कम सुनने को मिलती है, जिससे वहाँ के लोग ज्यादा साक्षर और डेवलप्ड हैं। और इन्हीं सब वजहों से दक्षिण भारत में विदेशी कंपनी अपने बिजनेस को लेके आना चाहती है, जबकि उत्तर भारत के राज्य खासकर बिहार में आज भी विदेशी कंपनियां आने से कतराती है। इसका सबसे मेन कारण में से वहां पर व्याप्त करप्शन एक है। अब बात करते हैं कुछ भौगोलिक कारणों की, जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से आगे रखने में मदद करती है। आप दुनिया में कोई भी देश देख लें, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड या फिर चाइना या सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो, हर देश में एक चीज कॉमन दिख जाएगा कि इन देशों के जो भी स्टेट्स समुद्र के किनारे यानी कोस्टल सिटीज हैं, वो बाकी स्टेट्स के कंपेयर में ज्यादा डेवलप्ड हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इन स्टेट्स को दुनिया के अलग अलग शहरों से बिजनेस करने में आसानी होती है, क्योंकि आज भी समुद्र के रास्ते व्यापार करना सबसे सस्ता और प्रभावी माना जाता है। पूरे दुनिया का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्ते से ही होते हैं। भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल हैं। इन सभी स्टेट्स की जीडीपी ओडिशा के अलावा काफी अच्छी है बाकी के लैंडलॉक्ड स्टेट्स से, जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान तथा पंजाब, जहां की जीडीपी मेनली खेती पर निर्भर है। और इन 9 कोस्टल स्टेट्स में से 5 कोस्टल राज्य साउथ इंडिया के ही हैं, जिससे इन राज्यों के जीडीपी में काफी मदद मिलती है। साथ ही इतिहास भी उत्तर भारत पर कुछ खास तरह से मेहरबान रहा है। उत्तर भारत में सदियों से कई आक्रमणकारियों ने बार बार लूटा और वहां के शहरों को तबाह कर दिया। साथ ही मुगलों और ब्रिटिश ने साउथ के मुकाबले नॉर्थ स्टेट्स में सदियों तक राज किया और बड़े बड़े शहरों को बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान के लिए आते थे। उस विश्वविद्यालय को भी जलाकर तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में अपने ही कल्चर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही भारत के आजाद होने पर देश को बांटना भी उत्तर भारत, खासकर पंजाब और बंगाल को, जिसे रातों रात 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ये उत्तर भारत पर चोट करने जैसा था। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने की वजह से बंटवारे के समय दोनों देशों के बीच लोगों का विस्थापन और नए लोगों के पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने पर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ गया। साथ ही पाकिस्तान के साथ कई लड़ाइयां और पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा करना उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था, क्योंकि कश्मीर, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, अगर वो विवादों से मुक्त होता तो कश्मीर देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस होता और काफी डेवलप्ड भी होता। साथ ही बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या भी उत्तर भारत के विकास को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन चीजों से साउथ इंडिया को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। नॉर्थ और साउथ इंडिया में डेवलपमेंट का इतना अंतर यहाँ के सामाजिक संरचना में अंतर की वजह से भी है। जहाँ साउथ इंडिया के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ दंगे फसाद की खबर ना के बराबर ही आती है। वहीं नॉर्थ इंडिया से काफी दंगे फसाद की खबर आना आम बात हुआ करती थी। लोग अपनी सामाजिक दायित्व को नहीं समझना चाहते, जिससे कंपनियां इन राज्यों में घुसने से डरती थी और इस डर की मेन वजह सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता है। वहीं दक्षिण भारत में लोग सामाजिक रूप से काफी जिम्मेदार हैं, जिससे वहां पर राजनीतिक स्थिरता होती है और पॉलिसी अच्छे से बनाए और लागू किए जाते हैं, जिसके बारे में जानने पर वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं ये कहते हुए खत्म करते हैं कि आखिर हम सब भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि देश के सारे राज्य में समान विकास हो और सभी लोगों को विकास का समान अवसर मिले, ताकि सभी देश के लिए योगदान दे सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही सुझाव और अपनी राय बताने के लिए कमेंट भी जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।